कोई भी एटम हो, हम जानते हैं बच्चों हर एटम के सेंट्रल पार्ट में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज नहीं होता, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। बट एज फार एज प्रोटॉन्स आर कंसर्न बच्चों, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके चारों ओर बच्चों सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बीइंग इलेक्ट्रिकली पुल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ इन पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक बात और भी है बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये प्रोटॉन अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक बात और भी है, क्या कि इन इलेक्ट्रॉनों पर ये जो भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स अनडाउटेडली दैट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय दिस न्यूक्लियस। बट जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ना केवल जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, इनफैक्ट जो इसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों वो भी इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, वो भी इस पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, जब ये इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स या सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो उस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। उस कारण कुल मिलाकर ये जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन में कमी आ जाती है। There will be a decrease in attraction because of the nucleus. This nucleus carries positive charge and that electron carries negative charge. Of course there is an electrostatic attractional force between these two, and because of these electrons that attraction is being reduced. उस कारण क्या हो रहा है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। एक तरह से यूं कहा जाए कि इन दोनों के अट्रैक्शन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरह से उसको स्क्रीन कर रहे हैं, एक बीच में पर्दा डाल रहे हैं ताकि इन दोनों का जो मेल जोल है, इन दोनों का जो आकर्षण है, इन दोनों का जो प्यार है बच्चों उसमें कमी आ जाए, एक बीच में पर्दे की तरह काम कर रहे हैं। और इसी बात को हम कहते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। What is meant by screening effect? A screening effect is the repulsion offered by inner orbit electrons to any external electron. Inner orbit के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्शन का फोर्स ऑफर करते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। या फिर इसे एक और तरह से भी काम कहा जा सकता है बच्चों कि अगर देखा जाए तो ये इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम कर रहे हैं। ढाल आप समझते होंगे बच्चों, तो ये अपने आप में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर वर्किंग लाइक शील्ड, ये एक ढाल की तरह, एक आवरण की तरह काम कर रहे हैं बच्चों। इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहा करते हैं। दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज अ शील्डिंग इफेक्ट। हिंदी में बच्चों इसे कहा जाता है आवरण प्रभाव। इसे आवरण प्रभाव कहा जाता है। बीच में एक आवरण बन गया, बीच में एक शील्ड बन गई, बीच में एक स्क्रीन बन गई है जो इन दोनों के अट्रैक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर रही है। सो इफ आई वांट टू से अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, आई कैन से दैट द रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द मिनिमाइजेशन, यू कैन से द रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जो कमी आ गई उस चीज में बोल रहा हूं मैं, जो रिड्यूस हुआ है बच्चों वो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्स, उसे हम बोला करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। और इन्होंने कितना शील्ड किया है उस बारे में हम लोगों को अभी बात करनी है बच्चों। इसके लिए कितनी शील्डिंग ये ऑफर करते हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए बच्चों यहाँ हमारे पास में एक है स्लैटर रूल। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों, ये लीजिए। इनके लिए हम जो एक रूल लिखने जा रहे हैं वो है स्लैटर्स रूल, स्लैटर का नियम। और वो स्लैटर का नियम क्या कहता है बच्चों, इससे हम पहले इसके लिए एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर लिखते हैं, उसके बाद में एग्जैक्टली हम समझते हैं ये क्या है। देखिए स्लैटर रूल में बच्चों एक ऑर्डर दी गई है जो कि है 1s, फिर बच्चों उसके बाद में 2s 2p, उसके बाद में है बच्चों 3s 3p, उसके बाद में है बच्चों 3d, उसके बाद में है साहब 4s 4p, फिर है बच्चों 4d, और 4d के बाद में 4f भी आएगा, फिर आएगा साहब 5s 5p, फिर आएगा बच्चों 5d 5f,
और इस तरह से हम और आगे चल सकते हैं। कुछ ऑर्डर इस तरह की आप लोगों ने बच्चों अफबाउ रूल में भी पढ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एज सच ये ऑर्डर बिल्कुल वैसी तो नहीं है जैसी अफबाउ रूल में थी, पर उससे थोड़ी मिलती जुलती किस्म की ऑर्डर है बच्चों। तो ये जो स्लैटर रूल है इस बारे में हम समझते हैं, उसके बाद में हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी हम तभी समझ पाएंगे। अभी देखिए बच्चों क्या होता है, आप एक बात तो समझ रहे हैं कि जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर एक रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, और जिस कारण उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन में कमी आ गई। और ये जो बीच में जो इन्होंने जो इसको कमी कर दी है, उसको जो रिड्यूस कर दिया, उसमें जो मिनिमाइजेशन आ गया है बच्चों, उससे हम कहा करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव। अब ये जो नियम है बच्चों वो क्या बोलता है कि अगर आपने सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिया, सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, तो वो जो रिपल्शन ऑफर करेगा वो करेगा 0.35। सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हैं बच्चों तो वो 0.35 रिपल्शन ऑफर करेगा। मैं अभी एग्जांपल्स कराऊंगा, उससे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने बच्चों पेनल्टीमेट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब सेकंड लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, तो फिर वो बताएगा 0.85 के बराबर रिपल्शन। सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 0.35, और पेनल्टीमेट लेंगे बच्चों तो वो 0.85, और प्री पेनल्टीमेट या उससे भी अंदर के होंगे बच्चों तो फिर वो रिपल्शन ऑफर करेंगे 1 के बराबर। रिपीट, अगर सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो वो कितना रिपल्शन ऑफर करेगा, कितना 0.35। और अगर पेनल्टीमेट यानी कि सेकंड लास्ट ऑर्बिट अगर आप लेते हैं बच्चों, पेनल्टीमेट या फिर सेकंड लास्ट अगर लेते हैं तो वो 0.85। और अगर आप उससे भी पहले के लेते हैं बच्चों, जिन्हें हम बोला करते हैं प्री पेनल्टीमेट या उससे भी पहले के जो होंगे बच्चों, वो कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे, 1 के बराबर। ये जो है बच्चों कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे, ये आपको अभी के लिए 1 मिनट के लिए याद रखना है, फिर हम लोग इससे एग्जांपल्स में डील करते हैं। देखिए ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट किया करते हैं। उसे हम लोग बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग उसे बी से भी रिप्रेजेंट किया करते हैं। सम पीपल यूज टू रिप्रेजेंट दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट मैग्नीट्यूड आइदर बाय सिंबल सिग्मा और बाय सिंबल बी। और अब एक उदाहरण के तौर पे हम पढ़ते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूं लिथियम। अभी आप बात करें बच्चों लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और उस बेसिस पर बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा 2-1। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं इस 2-1 के बारे में बात करूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लिखा, अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखूँ तो कुछ ऐसी कहानी हमारे सामने आएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं, और वो कितना रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं बच्चों, अभी आप देखिए, आपने क्या देखा बच्चों, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बोथ आर बिलोंगिंग टू द पेनल्टीमेट ऑर्बिट, तो ये दोनों जो रिपल्शन ऑफर करेंगे बच्चों वो कितना करेंगे, 2 × 0.85। क्या लिखा आपने, पेनल्टीमेट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेनल्टीमेट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो कितना रिपल्शन ऑफर करते हैं, 0.85 के बराबर। एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए कुल मिलाकर कितना रिपल्शन ऑफर हुआ, ये this sigma as I told is somewhere represented by symbol B as well. This gives us the magnitude of the screen, कितना स्क्रीन किया गया, कितना पर्दा, कितनी ढाल बीच में ला दी गई है। हम उदाहरण के तौर पे एक और देखते हैं बच्चों, मैंने अभी जैसे बात करी लिथियम की, अब मैं बेरिलियम के बारे में बात करता हूँ। बेरिलियम वी नो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 2-2, atomic number is 4, electronic configuration is 2-2. Now you see there are 4 protons inside the nucleus and these are 2 electrons, and of course there are 2 electrons in the outside orbit as well. Now if I talk about screening effect on any of these 2 electrons, there are 2 electrons in the outermost orbit. So this electron will experience the repulsion because of these 2 electrons as well as electrons belonging to the same orbit.
this electron will experience the repulsion because of these two electrons as well as due to this particular electron. So what is the total screen, what is the total shielding here? Here you can say, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन तो सेम ऑर्बिट का है जो उसको शील्ड कर रहा है, और सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कितनी आती है बच्चों? 0.35 आती है सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर यही इलेक्ट्रॉन कितनी शील्ड लाएगा? 0.35। और ये जो भीतरी कक्ष के दो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो कितनी शील्डिंग लाएंगे? वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, वो 0.85 की शील्डिंग लाएंगे, दैट यू कैन सी। और यदि बच्चों मैं बात करता हूं बोरान की, तो बोरान हुज एटॉमिक नंबर इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 3, देयर आर 5 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, एज यू कैन सी दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन द आउटर मोस्ट शेल बच्चों देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल सफर the repulsive force because of these 2 electrons and repulsive force because of these 2 electrons। भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन उसके भीतरी कक्ष के हैं वो उस पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, और जो सेम ऑर्बिट के हैं बच्चों वो भी उस पर रिपल्शन लगाएंगे। तो भैया यहाँ पर जो सिग्मा आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर सिग्मा आएगा बच्चों, सेम ऑर्बिट के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे? 0.35 इंटू 2 प्लस जो 2 ऑर्बिट इनर ऑर्बिट के हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट के हैं वो इतना रिपल्शन ऑफर एक्सपीरियंस करेंगे। Now if I talk about carbon, here the atomic number of carbon is of course 6, electronic configuration would be 2 4, there are 6 protons inside nucleus, there are 2 electrons in the first orbit, and there are 4 electrons in the outermost orbit. Of course there are 4 electrons, and each of these 4 electrons will experience the repulsive force because of the rest of the 3 electrons belonging to the same orbit, and will also suffer some repulsion because of these 2 electrons. So what I say, that sigma would be these 2 electrons, these 3 electrons of the same orbit will have the repulsive force of magnitude 0.35, and those 2 electrons which are belonging to the inner orbit will have something like this, 0.85 because of each electron, and since there are a couple of electrons inside the penultimate orbit, so I would say something like this. Now I come to the next case where there is nitrogen. Here the atomic number is 7, the electronic configuration would be 2 5, there are 7 protons inside a nucleus, these are 2 electrons, and this is 1 2 3 4 5, समथिंग लाइक दिस विल ऑकर बच्चों। अभी सिग्मा कितना होगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन तो सेम ऑर्बिट के हैं इसलिए कुछ ऐसा आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इनर ऑर्बिट के हैं इसलिए कुछ ऐसा आएगा। तो अब हम इनकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करें बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है 1.7, और ये आ रहा है बच्चों 2.05, और ये आ रहा है बच्चों 2 इंटू 0.35 इंटू 1.7, समथिंग लाइक 2.4 यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल से ये 2.75, और ये आएगा बच्चों 3.10। होप ऑल द कैलकुलेशन विच आर मेड हियर आर करेक्ट। मेरे ख्याल से तो मैंने सही करें, अगर कहीं कुछ गलती कर दूं बच्चों तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा। यहाँ पर ये हमने स्क्रीनिंग इफ देखा बच्चों। एक्चुअली अब ये बात आ रही है, ये अभी भी दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक सवाल या निशान है, एक प्रश्न है जो बार बार अंगड़ाइयाँ ले रहा है कि ये 0.85 या 0.35 है क्या। देखिए भाई, आप एक बात समझिए कि जब प्रोटॉन्स यहाँ पर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है दे आर एक्यूमुलेटेड, वो सारे के सारे 4 प्रोटॉन इकट्ठे पड़े तो उनकी ताकत 4 के बराबर है। ऑफ कोर्स 4 के बराबर है। ये 5 प्रोटॉन्स इकट्ठे बैठे हैं तो इनकी ताकत 5 के बराबर है, बिल्कुल है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। और लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, ऑफकोर्स 2 हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बिखेर दिए गए, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन बिखेर दिए गए तो वो अपनी पूरी ताकत का नमूना पेश नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर होल पावर। Why? Because they are scattered, वो बिखरे पड़े हैं, they are bit away from each other, वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर हैं। अब क्या होता है, अब देखिए सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर आप लेंगे तो वो और ज़्यादा दूर होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट और बड़ा है। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में सेकेंड ऑर्बिट बड़ा है।
फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में जो सेकंड ऑर्बिट है बच्चों वो बड़ा है, और वो बड़ा होने के कारण क्या होगा, वो बड़ा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स और दूर हो जाएंगे, और वो और दूर हो जाएंगे तो वो अपना रिपल्शन उतना नहीं बता पाएंगे जितना कि वो बता सकते थे। एकता में बहुत ताकत होती है। यूनिटी हैज़ वेरी गुड पावर। भाई अगर हम एक होके काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर हम बिखेर दे जाएंगे तो फिर हम वो काम नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, एक और एक 11, एक और एक 11 भी होते हैं, एक और एक 2 भी होते हैं, और एक और एक 3 भी होते हैं। अलग अलग केसेस में कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 11 होते हैं। पर अभी तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी ताकत का इजहार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बिखरे पड़े हैं। तो इन्होंने एसएस तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ताकत का केवल 85% रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, 0.85 टाइम्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर 0.85 पावर ऑफ द टोटल रिपल्शन। सो इसलिए टोटल रिपल्शन बच्चों यहाँ पर यह आ गया। लाइकवाइज जो एक इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट का था वो और दूर हो गया, तो वो तो और भी कम पावर से रिपल्शन मारेगा, इसलिए वो केवल 0.35 के बराबर रिपल्शन मार पाता है। और जो भीतरी कक्ष के हैं बच्चों वो जो है वो 2.05 सॉरी, ये जो भीतरी कक्ष के हैं वो ट्वाइस इंटू 0.85। ईच इलेक्ट्रॉन इज एबल टू एक्सप्रेस हाउ मच पावर, 0.85, एंड देयर आर कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये होगा और एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट का हो गया। लाइकवाइज बच्चों यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन पर, तो इस इलेक्ट्रॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑर्बिट के थे जो ऑफकोर्स काफी दूर दूर थे, और इसी कारण से वो कितना रिपल्शन ऑफर कर पाए, 2 इंटू 0.35, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन ऑफर कर पाए, 0.85। और चूंकि अगेन वही घिसी पिटी सी बात कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए कुल मिलाकर ऐसे ही कहानी आप यहां पर भी समझ सकते हो। तो ये है स्क्रीन कि एक इलेक्ट्रॉन ने कितना स्क्रीन किया, 2 इलेक्ट्रॉनों ने कितना स्क्रीन किया, कितना पर्दा, कितनी शील्ड, कितनी ढाल बीच में लाई जा रही है। ये होता है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। कितना स्क्रीन कर रहे हैं, तो ये बच्चों एक्चुअली ये स्क्रीन का मैग्नीट्यूड है। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। मतलब से अगर हम यूं बोलें कि भीतरी कक्ष के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.85 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल पावर ऑफ द रिपल्शन, जितनी वो बता सकते हैं उतनी बताएंगे। सेम ऑर्बिट के होंगे बच्चों तो वो 0.35, और उससे भी पहले के होंगे तो वो 1। अभी उससे भी पहले वाले में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बट यहां आप एक बात समझिए बच्चों, एक्चुअली वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, और हम जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और उसकी डेफिनेशन देखने के बाद में फिर उसमें किस तरह के वेरिएशंस आते हैं, अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरिएशन आते हैं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड द ग्रुप कैसे वेरिएशंस आते हैं, दैट वी विल नीड टू टॉक अबाउट। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए बच्चों, ये जितने भी मैंने एटम्स लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, दे ऑल बिलोंग टू सेकंड पीरियड बच्चों। सेकंड पीरियड मतलब सेम पीरियड। मुद्दे की बात ये नहीं कि सेकंड पीरियड, मुद्दे की बात ये कि दे ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, एंड एज यू कैन सी हियर that if they belong to same period, then on moving rightward in the period, the screening effect, the shielding effect is increased. Here the shielding effect is 1.7। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉनों ने शील्डिंग करी, 1.7। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों ने शील्डिंग करी, 2.05, 2.40, 2.75, 3.10, एंड और आगे आप देखेंगे तो बच्चों, और एवरी टाइम यू पीपल कैन सी दैट शील्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 0.35 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 0.35 आया, फिर यहाँ पर 2 इंटू 0.35 आया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, आप देख सकते हैं। सो ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ period, the shielding, the screening is increased, and by how much unit, 0.35 यूनिट। आप देख सकते हैं हर बार 1 इंटू 0.35 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 1 गुना था, यहाँ पर 2 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना, और भी बढ़ते जा रहा है। तो ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात बच्चों हम यहां पर अब देखें तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखिए भाई, इस इलेक्ट्रॉन पर कितने प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन दिखाया था बच्चों, 3 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन दिखाया था।
3 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन दिखाया था, तो कुल मिलाकर इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने इतना रिपल्शन कर दिया। तो कुल मिलाकर कितना पड़ा बच्चों, कितना इफेक्ट पड़ेगा हम देखें तो SS तो 3 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन था, लेकिन उसमें से 1.7 ने कम कर दिया, तो इफेक्टिवली कितना बचा, थोड़ा सा खोपड़ी लगाने की बात है बच्चों। ऑफ कोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर इन 3 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन दिखाया था, बताया था इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों इन 3 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन दिखाया था, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने उस अट्रैक्शन के फोर्स को कम कर दिया। तो कुल मिलाकर जितना अट्रैक्शन बचना चाहिए था उतना अट्रैक्शन नहीं बचेगा बच्चों, उससे कम बचेगा। तो कुल मिलाकर कितना अट्रैक्शन बचेगा, कुल मिलाकर अगर अट्रैक्शन देखें बच्चों तो 3 में से 1.7 कम कर दीजिए, कुछ इतना बचेगा। होप बात समझ में आ रही होगी भाई। 3 प्रोटॉन्स अट्रैक्शन दिखा रहे हैं और कुल मिलाकर 1.7 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बता रहे हैं। है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पूरी ताकत का इजहार नहीं कर पा रहे, वो अपनी ताकत का केवल 1.7 बता पा रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर कितना बचा बच्चों, 1.3 बचा। लाइकवाइज यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर 4 प्रोटॉन अट्रैक्शन दिखा रहे थे, इस पर 4 प्रोटॉन अट्रैक्शन दिखा रहे थे बच्चों, पर इस इलेक्ट्रॉन पर कुल मिलाकर ये 2.05 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बता रहे थे। तो कुल मिलाकर अट्रैक्शन कितना बचा बच्चों, कुल मिलाकर जो अट्रैक्शन बचा वो बचा 1.95। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन पर 5 प्रोटॉन्स अट्रैक्शन दिखा रहे थे, 5 प्रोटॉन अट्रैक्शन दिखा रहे थे और कुल मिलाकर इतने इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बता रहे थे। तो बच्चों 5 - 2.4 यानी कि बच्चों 2.6 दैट यू कैन सी। कुल मिलाकर अट्रैक्शन कितना बचा बच्चों, 2.6 प्रोटॉन्स का। लाइकवाइज अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो इस इलेक्ट्रॉन पर 6 प्रोटॉन अट्रैक्शन बता रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 6 प्रोटॉन अट्रैक्शन बता रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ 2.75 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिपल्शन बता रहे थे। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए बच्चों तो कुल मिलाकर 3.35 यूनिट का ही अट्रैक्शन बचा भाई। इस इलेक्ट्रॉन पर 6 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन बताया था, इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 6 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन बताया था, किंतु परंतु इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 6 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन बताया था, लेकिन कुल मिलाकर इतने इलेक्ट्रॉनों ने रिपल्शन बता दिया। तो अल्टीमेटली इतना बचा। अभी यहाँ पर भी बात करूँ बच्चों, अगर मैं इन 5 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ तो उस इलेक्ट्रॉन पर 7 प्रोटॉन अट्रैक्शन बता रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन पर 7 प्रोटॉन्स अट्रैक्शन बता रहे थे, लेकिन 3.10 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बता रहे थे बच्चों। तो 3.90 के बराबर रिपल्शन बचेगा। सो बच्चों ये हमारे पास में जो है कुल मिलाकर हम देखें तो कुल मिलाकर इफेक्टिवली कितना अट्रैक्शन बचा भाई। न्यूक्लियर चार्ज एसएस देखिए, आप जानते हैं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, द चार्ज इज कैरिड ओनली बाय द प्रोटॉन्स। चार्ज जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स पर होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये चार्ज है, लेकिन ये जो पूरा चार्ज है बच्चों, ये पूरा चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये जो भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है बच्चों उन्होंने कुछ रिपल्शन ऑफर कर दिया, उन्होंने कुछ प्रतिकर्षण ऑफर कर दिया और उस कारण से इस पर रिपल्शन में कमी आ गई, बिट लेस हो गया, वो कमी आ गई बच्चों। तो इफेक्टिवली कितना अट्रैक्शन उस पर बचा बच्चों, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बच्चों हम लोग जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच इज इक्वल टू द एक्चुअल एटॉमिक नंबर, और यू से एक्चुअल एटॉमिक चार्ज which is represented by symbol Z, which is basically equal to the number of protons माइनस कर दीजिए बच्चों कितनी शील्डिंग हुई भाई। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर देयर जेड, उसमें से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों ने रिपल्शन कर दिया, जेड प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन किया, उसमें से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों ने रिपल्शन किया। तो कुल मिलाकर इफेक्टिवली प्रभावी रूप से कितना चार्ज न्यूक्लियस पर बचेगा, दैट वी कॉल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
होप बात खोपड़ी में आई होगी बच्चों। जेड तो उसमें क्या है बच्चों, प्रोटॉन्स है, जेड उसमें प्रोटॉन्स है, और सिग्मा क्या है बच्चों, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा सॉरी सिग्मा क्या बच्चों, शील्डिंग। भाई जेड प्रोटॉनों का अट्रैक्शन था, उसमें से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन था, तो कुल मिलाकर कितना अट्रैक्शन बचा बच्चों, इफेक्टिवली बाय हाउ मैनी प्रोटॉन्स द इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होप बात खोपड़ी में आई होगी बच्चों। यहां पर जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर देखें बच्चों, तो 3 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन बताया, लेकिन 1.7 इलेक्ट्रॉनों ने रिपल्शन बताया, इसलिए इफेक्टिव अट्रैक्शन जो बचा वो केवल मात्र 1.3 प्रोटॉनों का बचा। लाइकवाइज इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 4 प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन बताया, किंतु परंतु इन 2.05 इलेक्ट्रॉन्स ने बच्चों रिपल्शन बताया। So effectively कुल मिलाकर कितने प्रोटॉनों ने अट्रैक्शन बताया, that you can see. And now if I talk about बच्चों this electron is being pulled towards the nucleus by 5 protons in total, but it is also being suffered. It is suffering the repulsion because of these 2.4 electrons. So the total attraction would be because of 2.6 protons likewise. So हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं बच्चों, as I told कि हम कभी भी कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी की परिभाषा समझेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे, और साथ में पीरियड में राइट में जाने पर क्या होता है और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों के राइट में जाने पर सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और कितनी यूनिट से बढ़ रही है बच्चों, 0.35 यूनिट से बढ़ती जा रही है। और एक और बात है बच्चों, जो शील्ड और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आप देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, और 0.65 बढ़ता जा रहा है। कैसे, ये 1.3 था, इसमें 0.65, फिर 0.65, फिर 0.65, फिर 0.65। मैंने ऐसा बच्चों नाइट्रोजन तक लिखा है, इसके बाद में आप ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बारे में खुद लिख सकते हो। ये राइट में जाने पर भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग बढ़ती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ऐसा लगता है अरे यार शील्डिंग बढ़ गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाना चाहिए, क्योंकि शील्डिंग के कारण तो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, शील्डिंग के कारण ही तो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ रही है। आप इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो सर राइट में जा रहे हैं, सर तो सिग्मा बढ़ रहा है, सर सिग्मा बढ़ रहा है, सर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, ये बात दिमाग में आती है। लेकिन आप एक बात और भी समझिए बच्चों कि ऑफ कोर्स राइट में गए सिग्मा बढ़ा, पर सिग्मा 0.35 बढ़ा और जेड 1 बढ़ा, मतलब कुल मिलाकर 1 - 0.35 यानी कुल मिलाकर 0.65 का इंक्रीमेंट बनता है बड़ा। आई रिपीट, भाई राइट में जा रहा हूं तो ये 0.35 बढ़ते जा रहा है। अब अगर जेड वैसा का वैसा ही रहता और सिग्मा बढ़ते जाता बच्चों, तो मैं बिल्कुल बोलता कि साहब जेड स्टार कम होगा, क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा है। सर जो शील्डिंग हो रही है ना सर वो बढ़ रही है, सर वो माइनस वाली क्वांटिटी बढ़ रही है सर, इसलिए इफेक्टिव कम होगा। लेकिन बच्चों पिक्चर का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जेड भी बढ़ रहा है, और जब जेड बढ़ेगा तो जेड माइनस सिग्मा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन दोनों में से ज़्यादा बड़ा है। बड़ा जेड भी है, बड़ा सिग्मा भी है। जेड बड़ा है बच्चों 1 यूनिट और सिग्मा बड़ा है 0.3 यूनिट, मतलब 1 - 0.35 यानी 0.65 यूनिट बढ़ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने बात करी किसी पीरियड की, किसी आवर्त की, हिंदी में आवर्त कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों, अगर आपने नहीं लिखा हो तो मैं साइड में हट गया हूं, आप इसे पूरा कॉपी कर लीजिएगा। पहले 2 मैंने मिटा दिए, वो आप खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे रब करके बच्चों आगे की कहानी समझता हूं। अभी बच्चों मैंने जो केसेस लिए वो सारे केसेस ऐसे लिए बच्चों विच वर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। अभी मैंने सेम पीरियड के लिए बच्चों, नाउ आई टॉक अबाउट द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम group. Let us see. Let me take this example. This is lithium, whose atomic number is 3, whose electronic configuration is 2,1. And here are 3 protons inside the nucleus. This is first orbit, which has 2 electrons, and this is the second orbit, which does have a single electron. And now what does happen? अभी क्या होगा बच्चों? अभी जो है ये लिथियम था बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर 3 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 था, समथिंग लाइक दिस वुड ऑकर। अभी क्या होने का है बाबा, यहाँ पर यदि मैं इसका सिग्मा देखूं तो इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन कौन लगाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और भीतरी कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना रिपल्शन लगाते हैं, 0.35।
हम देख चुके हैं। ओ सॉरी 0.85 करेक्ट लिखा था मैंने, गलती से उसे मिटा दिया। ये लीजिए साहब, ये आ गया बच्चों सिग्मा। अब बच्चों मैं इसी के ग्रुप का अगला एलिमेंट लेता हूं, सोडियम, whose atomic number is 11, whose electronic configuration is 281. There are 4 protons inside nucleus. These are 2 electrons. These are again 2 electrons. And if I talk about either of these 2 electrons, then each electron would suffer the repulsion because of electron belonging to the same orbit, and will also experience a repulsion because of the inner orbit electrons. Which offer how much 0.85. सेम ऑर्बिट के कम दिखाते हैं, भीतर वाले के ज़्यादा, क्योंकि वो पास पास में होंगे और वो जितना यूनाइटेड होंगे ताकत उतनी ज़्यादा बता पाएंगे। और बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 1.7 है और ये 0.35 है। ओ ओ ओ ओ ओ सारी कहानी गलत लिख दी बच्चों, मैंने ये सोडियम लिखना था और मैंने बेरिलियम के बारे में बात कर ली। दिमाग में घंटी बजी होगी आपके कि सर का ध्यान भटक रहा है, भटकता है भैया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों ये रहा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हेयर इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, then I will see that this electron will experience the repulsion because of these 8 electrons, and these 8 electrons which are belonging to the penultimate orbit will offer the repulsion of magnitude 0.85 each, and these 2 electrons which are even into the pre-penultimate orbit, pre-penultimate वाले बच्चों पूरा का पूरा रिपल्शन बताएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बताएंगे 1 के बराबर का रिपल्शन, ये बताएंगे बच्चों कितना 1 के बराबर का रिपल्शन। एज यू कैन सी, होप बात खोपड़ी में आई है बच्चों। यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर ये 8 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बताएंगे और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो रिपल्शन बताएंगे 0.85 मैग्नीट्यूड का, और उससे भी अंदर के यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों जो यहाँ हैं वो 1 का रिपल्शन बताएंगे। अब बच्चों मैं बात करता हूँ पोटेशियम की। पोटेशियम whose atomic number is 19, electronic configuration is 2881. Now there are 19 protons. There are 19 protons बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें फिर से बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि बच्चों मैं बात करता हूँ सिग्मा की, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन 4 ऑफर करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफर करेंगे? ये 8 इलेक्ट्रॉन जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट के हैं ये कितना बताएंगे बच्चों 8 × 0.85। फिर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों प्री पेनल्टीमेट में हैं ये कितना बताएंगे 8 × 1। और फिर जो और भी हैं बच्चों प्री पेनल्टीमेट में जो है बच्चों वो कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे 2 × 1। एज यू कैन सी, आई रिपीट बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन पर ये 8 इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे 8 × 0.85। ये 8 इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे 1 का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे बच्चों 1 का। और अब बच्चों यदि मैं बात करता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में बच्चों रुबेडियम। और रुबेडियम जो है बच्चों उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 39 होता है मेरे ख्याल से 37। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों 281881। होप मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम लिखा है, सही लिखा है, कुछ ऐसा ही होगा बच्चों 281881। और 37 प्रोटॉन्स आर देयर। Now there are 2 electrons in the first orbit, there are 8 electrons in the second orbit, there are 18 electrons in the third orbit, there are 8 electrons in the fourth orbit, and there is only 1 electron in the lastmost orbit. Now how much repulsion that lastmost electron or the outermost electron, or you say valence electron, is suffering? Let us see that sigma would experience कितना होगा बच्चों इस इलेक्ट्रॉन पर। ये 8 इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे 8 × 0.85। और बच्चों ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे 1 का। ये लीजिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही लिख देता हूँ। ये 18 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफर करेंगे बच्चों 1 का। फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे बच्चों 1 का। और फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के बच्चों वो भी कितना रिपल्शन ऑफर करेंगे 1 का। होप बात खोपड़ी में आई है। क्या हुआ बच्चों
इस इलेक्ट्रॉन पर इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने कितना रिपल्शन ऑफर किया, इतना। और इस इलेक्ट्रॉन पर बच्चों ये 8 और 2, इन 8 ने कितना करा, इतना, और इन 2 ने कितना करा बच्चों, इतना। अब बच्चों यदि मैं बात करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये 8 इलेक्ट्रॉनों ने इतना, इन 8 इलेक्ट्रॉनों ने 1 का और 2 इलेक्ट्रॉनों ने 1 का। ऐसा हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये जो है ये प्री पेनल्टीमेट के या उससे भी पहले के, और प्री पेनल्टीमेट या उससे भी पहले के जो थे वो 1 करते हैं। तो आप टोटल चाहो तो इन दोनों के 8 और 2 10 इकट्ठा 10 × 1 कर सकते थे। आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो 8 × 1 + 2 × 1 विल बिकम 10 × 1 हो जाएगा। वैसा ही कुछ बच्चों यहाँ पर भी ये 8 इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन करेंगे 0.85 के मैग्नीट्यूड का, और ये 18, 8, 26 और 2 यानी कि 26 और 2 28, ये देखिए 18 + 8 + 2 28 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे बच्चों, जो कि 1 का रिपल्शन ऑफर करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में टोटल रिपल्शन आते जाएंगे। टोटली हमारे पास में कितना रिपल्शन आ रहा है बच्चों, वो हमारे पास में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी मैंने क्या करा है बच्चों। यहाँ पर इसने कितना रिपल्शन ऑफर किया, ये कितना किया, यहाँ पे कितना किया, ये एग्जैक्टली क्लियर हो चुका होगा। अब भाई सेम ऑर्बिट के होते तो वो 0.35, और अगर पेनल्टीमेट के होते तो 0.85, और उससे पहले के जितने भी होते हैं बच्चों वो 1 का। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे बच्चों, देखिए इन सब की वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे 8 × 0.85 + 2, अभी वैल्यूज़ हम आप खुद भी निकाल सकते हैं, मैं अगर नहीं भी निकालूं तो मैं एक बात यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ। क्या बात समझ सकता हूँ बच्चों, मैं वो ये समझ सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूँ तो वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है भाई। अगर हम देखें 8 × 0.85, तो 8 × 0.85 कितना होगा बच्चों, 85 × 8 यानी कि 0, यहाँ पर आ गया बच्चों 4 8 8 जा 64 68 68, तो 6.80, ये 6.80 आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों, 8 5 जा 40, 40 का 0 आ गया, इधर 4 बचा, 8 8 जा 64 + 4 68, तो 6.80 प्लस ये आ गया बच्चों 8.80। हाउ मच इट इज़ 8.80। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो फिर यहाँ 8 और बढ़ गए, मतलब 16.80 आ गया बच्चों। ये तो था ही था दोनों में, और ये प्लस और हो गया। और वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ कहाँ पर, इसमें देखता हूँ तो ये तो हमारे पास में कितना था, इसमें 16.80 था, ये प्लस ये, अभी इसमें 18 और जुड़ जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 32.80। होप मैंने कैलकुलेशन सही करें, अगर गलती कर दूं बच्चों तो क्षमा प्रार्थी रहूँगा। एज यूजुअल जैसा मैं रहता हूं, जैसा हमेशा मैं रहता रहूँगा। सो बच्चों ये आपके पास में सिग्मा आ गया। तो कुल मिलाकर मैं क्या देख रहा हूं, कुल मिलाकर मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। भाई आप देखिए ना, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू 1.7 है, यहाँ पर 8.80, यहाँ पर 16.80, यहाँ पे 32.80, और मूविंग डाउनवर्ड इन अ ग्रुप जो सिग्मा है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है भैया, वो बढ़ता है। और कुल मिलाकर इफेक्टिवली बाय हाउ मेनी प्रोटॉन्स दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग पुल्ड, दैट आई नीड टू टॉक अबाउट। सो आई एम रबिंग दिस ऑफ। एंड अभी देखें बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्यों? क्योंकि जेड प्रोटॉन्स खींच रहे हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स धक्का मार रहे हैं, तो बचा कितना बच्चों, जेड माइनस सिग्मा। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जेड है बच्चों 3, और ये है कितना 1.7। सॉल्व करेंगे बच्चों 1.3 आएगा। यहाँ पर बच्चों हम जेड स्टार के बारे में बात करें तो इधर जेड स्टार के बारे में बात करें, यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे, 11 में से 8.80 चले गए, ये आ जाएगा बच्चों 2.2 आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ बच्चों तो देयर वर 19 प्रोटॉन्स, 19 प्रोटॉन में से 16.80 ने अपना जलवा दिखा दिया है, और बचा कितना बच्चों 2.2
2, ये लीजिए। और यहाँ पर यदि मैं उसी जेड स्टार के बारे में बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या पाऊँगा, मैं 16 में 18 जोड़ूंगा तो मैंने 32.80 लिखा था, जिसके लिए मैंने आपसे क्षमा भी मांगी थी। और अब समझ में आ गया है कि वो मुझे वाकई में क्षमा मांगना जरूरी था, क्योंकि मैंने गलत लिखा था। अभी जेड स्टार निकालने गए तो सूझ पड़ा कि हाँ साहब ऐसा कुछ होगा। ये 37 में से 34.80 निकालिए बच्चों, 2.2 आएगा। सो कुल मिलाकर भैया मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मुझको मिल रहा है क्या कि जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे जेड स्टार ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। भाई पहले वाले केस में जेड स्टार 1.3 था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2.2, यहाँ पर भी 2.2, ये बात यहाँ पर भी 2.2। और अभी बच्चों मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अल्कली मेटल्स का ग्रुप लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अल्कली मेटल्स होती हैं, आपको पता है। इन सभी के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। इन्हें अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में इन्हें घोल दें या इनके किसी कंपाउंड को घोल दें, वो अल्कली सॉल्यूशन बनाती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया है अल्कली मेटल्स। हम लोग जानते हैं बच्चों, तो ये जो भी आपके समक्ष लिखे हुए हैं, आप मैंने एग्जांपल के तौर पे भी अल्कली मेटल लिया है। अगर मैं अल्कली मेटल को छोड़कर अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी ये काम करूंगा बच्चों, देन इवन आई विल फाइंड दैट ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप सिग्मा इज इंक्रीज्ड, एंड सिग्मा जो है बच्चों वो इंक्रीज होता है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है। और साथ साथ बच्चों जो जेड स्टार है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, लिथियम को छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और ये कहानी में फिर बोल रहा हूँ, हमने एग्जाम्पल के तौर पे अल्कली मेटल लिया बच्चों, हम अल्कली मेटल के अलावा भी कोई और ग्रुप भी ले सकते थे। अल्कलाइन अर्थ मेटल, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। I could talk about any of the family. I will find the very same kind of a variation on descending and in a group that effective nuclear charge remains approximately constant. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत काम की बात है बच्चों। इस सब कुछ आप जो आपके समक्ष लिखा है बच्चों, इसे बना लीजिएगा। मैं इधर साइड में खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ पर बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, राइट में जाने पर क्या हुआ, नीचे जाने पर क्या हुआ, ये हमने बात करी। अब बच्चों मैं इससे बाद में आपके लिए और कुछ काम की बात बताता हूँ। देखिए, मैं अभी यदि बच्चों हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूँ, यदि मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूँ बच्चों, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपली इसका 1s1 होगा और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चों मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कितना होगा बच्चों? ऑफ कोर्स दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट सफर एनी काइंड ऑफ रिपल्शन, because there is no other electron. This is the only electron which is being pulled towards the nucleus, and this electron is this atom is having no more electron, so the total repulsive force would be absolutely 0, because this electron is not suffering repulsion because of any of the electron. तो ये बच्चा सिग्मा हो गया। और रही बात इसका जेड स्टार बताने की, तो जेड स्टार क्या होगा साहब, इसका जेड माइनस सिग्मा 1 माइनस 0 यानी कि 1, एग्जैक्टली 1 होगा। एक बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर जो है मैं यदि बात करता हूँ हीलियम की, तो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसके नाभिक में बच्चों सिंपली 2 प्रोटॉन्स हैं और इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो अब बच्चों सिग्मा कितना होगा? नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिपल्शन फोर्स, तो इन दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहा है और सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना रिपल्शन ऑफर करता है? सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बच्चों 0.35 टाइम्स रिपल्शन ऑफर करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बच्चों, सेम ऑर्बिट का, मैं मिटा चुका हूँ, जस्ट अभी मैंने मिटाया, सेम ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो 0.35 रिपल्शन ऑफर करता है। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर, ऐसा ही कुछ हो जाएगा बच्चों। और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर ये, इस इलेक्ट्रॉन पर ये रिपल्शन ऑफर करेगा, तो कुछ कितना आ जाएगा बच्चों? ऑफ कोर्स 0.35 आ जाएगा।
आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये गलत होगा, ये गलत होगा बच्चों। मेरे काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। इट इज़ ओनली द बिगिनिंग बच्चों। जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है मुझसे वो समझ सकते हैं कि मैंने कुछ शायद मतलब गलती तो आप नहीं पहचान पाए होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको गलती बताई नहीं है। बट ये यूजुअल मेरी प्रैक्टिस में रहेगा बच्चों आगे चल के भी, कि मैं जानबूझकर पहले कुछ गलतियां करता हूं और उन फिर गलतियों का निराकरण करता हूं। एक्चुअली में मैं अगर आपको डायरेक्ट सीधा सीधा सही सही बता दूं कि बेटा ऐसा होता है, तो हम उसको याद नहीं रखेंगे। ये एक मानव प्रवृत्ति है बच्चों, ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है। बड़ी एक अच्छी कहावत कही जाती है हमारी हिंदी भाषा में कि ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं। जब तक ठोकर नहीं पड़ती तब तक अकल नहीं आती। अकल अगर कोई हमें कोई कितना भी समझाए, हमें अकल नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई हम खुद एक्सपीरियंस कर लें कि नहीं ये गंदी जगह है, ये गंदा काम है, तो शायद हमें अकल आ जाती है। अदरवाइज़ कोई हमें कितना भी पाठ पढ़ाए, कितना भी बोले कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम नहीं मानते। हम करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं जैसा सामने वाला बोल रहा है। तो वैसा जब हो जाता है तब लगता है कि हाँ, इसे कहते हैं ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं। तो मैंने आपको ये जानबूझ के गलत कराया बच्चों। जिन्हें पता होगा शायद इस बारे में वो समझ रहे होंगे सर गलती करते हैं। पर बच्चों एक बात मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कोशिश तो मेरी ये रहेगी बच्चों, कभी भी मैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करूंगा। कैलकुलेशन मिस्टेक आई कैन गो फॉर, मैं मिस्टेक कर सकता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। अगर आप ऐसा बोलें तो आई एग्री विद दैट। पर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करूंगा, क्षमा बच्चों। मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूं। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती है बोलने में, कोई बात को 2-3 बार बोल रहे हैं, कहीं ध्यान इधर उधर चला गया तो फिर गलती हो जाती है। अदरवाइज तो बच्चों स्मूथली बिल्कुल काम करेंगे। एनीवेज तो ये गलत है बच्चों। क्यों, मैं आपको बताऊं बच्चों। सेम ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सेम ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो 0.35 रिपल्शन ऑफर करता है। किंतु परंतु अगर वो सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बच्चों 1s सब ऑर्बिट का हो, किसका हो, 1s सब ऑर्बिट का, तो फिर बच्चों वो 0.35 नहीं, वो 0.30 रिपल्शन ऑफर करेगा। ये आपको कंठस्थ रखना है बच्चों। वो 0.35 नहीं, कितना करेगा बच्चों, 0.30 सेम ऑर्बिट का अगर है तो, मतलब अगर वो 1s का ही है तो फिर बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सिग्मा आएगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 into 0.30 दैट इज 0.30। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वुड बी इक्वल्स टू बच्चों 2 माइनस 0.3 दैट इज 1.7। 2 में से बच्चों 0.3 को माइनस कर देंगे, ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा, यस 1.7 आ जाएगा बच्चों। सो दिस इज द रिपल्शन, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया बच्चों। ये प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु आवेश जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो आ चुका बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 1s का है, जैसे अभी आपने लिथियम के लिए किया था, तो लिथियम के लिए किया था बच्चों, तो वो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 था। तो यहाँ पर बच्चों 3 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर बच्चों जो अगर मैं सिग्मा निकालूंगा तो वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑफकोर्स ये दोनों 1s के हैं, ऑफकोर्स ये दोनों 1s के हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये पेनल्टीमेट है ना, सेम ऑर्बिट तो नहीं है। मैंने क्या बोला बच्चों, सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 0.35 बताते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अगर मैंने बोल दिया 1s का 0.30 तो कई लोग समझ लेंगे कि हमेशा 0.30। ये भाई जिस क्रम में बुक्स में लिखा हुआ होता है बच्चों, मेरी जनरली प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं आपको बुकिश भाषा में नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको बड़ी सरलतापूर्वक कहा जा सकता है। अननेसेसरीली ऑथर ने उसको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिख दिया है, एंड वी पीपल गेट हाईली फ्रस्ट्रेटेड और वी पीपल गेट हाईली कंफ्यूज आफ्टर रीडिंग दैट। अरे यार समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मैं उस फ्लो में काम करना पसंद नहीं करता। हमें जिससे समझ में अच्छे से आए हम वो वाला काम करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरी प्रयास यही रहेगा बच्चों आने वाले पूरे टाइम पर। तो यहाँ मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s के हैं, लेकिन क्या ये इस इलेक्ट्रॉन के सेम ऑर्बिट के हैं, नहीं। तो इसीलिए बच्चों इन्होंने तो रिपल्शन 0.85 ही बताना है। ऐसा नहीं कि मैं इसको 0.85 को 0.30 लिख दूं, या सर इसको 0.80 लिखेंगे क्या, नो, ये 0.85 ही रहेगा, जैसा थोड़ी देर पहले हमने लिखा था बच्चों। बकायदा हम लोग कर भी चुके हैं इसके ऊपर सारा काम। तो बस मुद्दे की बात यह बच्चों कि अगर मैं यूं कहूं कि ये जो
0.30 वाला जो फंडा है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए, क्योंकि हीलियम ही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में और 1 इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, दूसरे का पहले पर रिपल्शन ऑफर होगा और वो सेम ऑर्बिट के भी होंगे। अदरवाइज एटॉमिक फॉर्म में तो हीलियम के अलावा कोई और नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में तो हीलियम के अलावा कोई और नहीं है। हाँ, यदि बच्चों में सपोज कीजिए लिथियम 2+ के लिए, लिथियम प्लस के लिए बात करता, सपोज कीजिए मैं लिथियम प्लस के लिए बात करता, क्योंकि जैसे एसएस तो अभी हम लोग एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट लिथियम प्लस देन व्हाट आई सी, ऑफ कोर्स इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2 1, बट 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, सो इन टोटल बच्चों देयर आर 3 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स only, and this orbit is of course empty because what electron was belonging to that second orbit has been removed, इसे आपने निकाल दिया, इसे आपने निकाल दिया। सो इन टोटल अब यही बचा बच्चों। तो अब यहाँ पर जो सिग्मा आएगा, अब यहाँ पर बच्चों जो सिग्मा आएगा, व्हाट यू सी, सिग्मा जो आएगा बच्चों वो आएगा कितना, वो होगा बच्चों, इन ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे आप रिपल्शन निकालेंगे तो वो 0.30 मैग्नीट्यूड का आएगा। वो कितना आएगा बच्चों, 0.30 मैग्नीट्यूड का, और इस तरीके से केवल इतना ही बचेगा। और यहाँ अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखूं बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो कितना होगा बच्चों, 3 माइनस कितना, 0.3 कर देंगे तो ये लीजिए साहब, ये आ जाएगा कितना बच्चों, 1.7, 1.7, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2.7, ये लीजिए। अगर मैं स्क्रीनिंग दे रहा हूं बच्चों 1s ऑर्बिट की, अगर मैं स्क्रीनिंग ले रहा हूं 1s ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की, बशर्ते वो सेम ऑर्बिट में हो, तो बच्चों फिर वो 0.35 के बराबर रिपल्शन नहीं बताएगा, वो 0.30 के बराबर रिपल्शन बताएगा। ये बात देखिए बच्चों। और मैं जैसे एक और उदाहरण ले लेता हूं, चलिए एक और उदाहरण मैं लेता हूं यहाँ पर H-, मैं अगर बच्चों अभी तक हमने जो बात करी वो एटम्स के बारे में बात करी है, अभी मैं H- के बारे में अगर बात करूं बच्चों, तो H- ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन माइनस हो जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो बच्चों यहाँ पर बचे 1 प्रोटॉन और यहाँ पर बच्चों अब आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, नाउ इट हैज टेकन 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इट इज व्हाई इट इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज ना। सो ये आ गया बच्चों। अभी यहाँ पर यदि मैं इसका सिग्मा निकालूं तो वो आएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन ऑफर करेगा, बशर्ते 1s में 0.30, तो बच्चों ये आ गया। और इसमें जेड स्टार जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, इसका जेड स्टार आएगा 1 - 0.30, जैस मतलब क्या बच्चों 0.70 आ गया। तो ये हमने देखा बच्चों, अगर वो 1s में ही हो, सेम ऑर्बिट में ही हो, तो अगर वो भीतर है तब तो फिर वो 0.85 या 1 के बराबर जो बताता है वही रिपल्शन बताएगा बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात काम की मैं बच्चों आपको बताऊं, यहाँ पर एक और बात हमको सीखने को मिल सकती है। ये जो आपके समक्ष लिखा है बच्चों, इससे हमें और क्या शिक्षा मिलती है अगर मैं उस बारे में आपको बताऊं, तो देखिए हाइड्रोजन का सिग्मा कितना था बच्चों, 0, हाइड्रोजन का सिग्मा था 0, और हाइड्रोजन माइनस का सिग्मा कितना है बच्चों 0.30। एक बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर अगर हम यूं कहें, और इसका जेड स्टार कितना था 1, और इसका जेड स्टार कितना हो गया बच्चों 0.70। मतलब यूं कहूं बच्चों, जो एन आयन होता है, जो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन का बच्चों जो जेड स्टार होता है वो हमेशा ओरिजिनल एटम से कम होता है। ओरिजिनल एटम का जेड स्टार कितना है 1, और इसका कितना है 0.70। मतलब यूं कह सकता हूं बच्चों कि किसी भी एटम से एन आयन बनाने पर, किसी भी एटम से एन आयन बनाने पर बच्चों जेड स्टार में कमी आती है। किसी भी एटम से एन आयन अगर मैं बनाऊंगा बच्चों तो जेड स्टार वुड गेट डिक्रीज्ड, जेड स्टार में कमी आ जाएगी, एक बात। और दूसरी बात बच्चों, यदि मैं किसी एटम से उसका कैटायन बनाता हूं, जैसे कि आप यहां पर देखिए, तो इसका कैटायन बनाऊंगा बच्चों, तो इसका कैटायन बनाने पर क्या होगा जरा देखिए। लिथियम का जेड स्टार कितना था बच्चों, लिथियम का जेड स्टार था 3 - 1.7 यानी कि 1.3।
लिथियम का जेड स्टार कितना था बच्चों 1.3 और इसका जेड स्टार कितना बच्चों 2.7। ये जो हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो शील्डिंग इफेक्ट जो पढ़े ना बच्चों, ये अभी जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मैं कहूँ गलत, मैं अगर आप सही कहूँ बच्चों तो बिल्कुल यही होगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड अभी आगे चल के आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से है, क्योंकि हम बहुत सारी आगे आने वाली जो चीज़ें बच्चों इसको इसी बेसिस पर समझ सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जब आपने एनायन बना दिया तो जेड स्टार में कमी आ गई, और जब आपने कैटायन बना दिया तो जेड स्टार बढ़ गया। एज यू कैन सी, ये देखिए, अगर आपने कैटायन बना दिया बच्चों तो जेड स्टार क्या हो गया, बढ़ गया। सॉरी, मैं यूँ बोलूँ, एन आयन बनाने पर, यदि बच्चों मैंने एन आयन बनाया, कोई भी एटम है, जरा देखिएगा, ये मेरे पास में, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिखता हूं यहां पर, एक सेकंड, पहले मैं ये हीलियम वाले केस को हटा देता हूं, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है ना। अब यहां पर बच्चों यदि मैं बात करता हूं कोई एटम की, तो देखिए, जब बच्चों मैं किसी एटम से अगर मैं कैटायन बनाता हूं, धन आयन बनाता हूं, अगर बच्चों मैं एटम से कैटायन बनाता हूं तो क्या होना है, एटम से कैटायन बनाने पर बच्चों पहले सिग्मा कितना था 1.7 और बाद में सिग्मा कितना हो गया बच्चों 0.3। ये देखिए, ये हो गया। और ये मैंने लिथियम प्लस के लिखा है, आप फ्यूचर में भी ऐसे केसेस देख सकते हैं बच्चों। जब एटम से आप कैटायन बनाते हैं तो जो सिग्मा होता है बच्चों दैट डिक्रीजेस, उसमें कमी आती है, इसमें कमी आती है बच्चों, एक बात। और दूसरी बात, इस एटम से कैटायन बनाने पर सिग्मा में कमी आती है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों दैट इज इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज होता है। और वहीं बच्चों यदि मैंने एटम से एन आयन बनाया, यानी कि नेगेटिव आयन बनाया, इफ आई मेक अ नेगेटिव आयन, तो आप देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन का सिग्मा कितना था बच्चों 0, और बाद में सिग्मा कितना हो गया 0.30। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, सिग्मा जो है दैट वुड गेट इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो रहा है। और जो जेड स्टार है बच्चों, जेड स्टार एज यू कैन सी इज ऑफ कोर्स डिक्रीज्ड। यहाँ पर जेड स्टार क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। दोनों उल्टे वैरी कर रहे हैं, दोनों उल्टे वैरी कर रहे हैं। क्यों, और करना भी है, क्योंकि जेड स्टार जो है बच्चों दैट इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। अब आप एटम से कैटायन बनाइए या एनायन बनाइए, उसका जेड तो वही का वही रहेगा, बिकॉज जेड इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉनों की संख्या में तो मैंने भैया कोई छेड़खानी नहीं करी है। अगर मैं छेड़खानी कर रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कर रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन अगर मैं बढ़ा देता हूं, आप खोपड़ी लगाइए, सीधी सीधी बात है बच्चों, यदि मैंने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, यदि मैंने एनायन बढ़ा दिया तो सिग्मा बढ़ जाएगा, शील्डिंग बढ़ जाएगी, और सिग्मा बढ़ जाएगा बच्चों तो जेड माइनस सिग्मा कम हो जाएगा। ये देखिए, यदि बच्चों मैंने एटम से एन आयन यानी कि नेगेटिव आयन बनाया, भाई एन आयन का मतलब क्या, ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन। अगर मैं एटम में इलेक्ट्रॉन और मिला देता हूं तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, और स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी तो जेड स्टार कम हो जाएगा। और यदि बच्चों मैंने एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो स्क्रीनिंग कम हो जाएगी, स्क्रीनिंग कम हो जाएगी तो जेड स्टार बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ी कॉमन सी बात है बच्चों, जो आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगी। सब कुछ आपके समक्ष लिखा है बच्चों, ये लीजिए। मैं और थोड़ा साइड में हो जाता हूं, अगर आपने कॉपी करना हो तो आप जरूर कर लीजिएगा, और कॉपी करना हो तो नहीं, कॉपी करिएगा, जरूरी है। भले आपने समझ लिया हो, भले आपको लगे कि ठीक है हमारे पास तो सरदाना का पैकेज है, हम पैकेज में से पढ़ लेंगे, पर बेटा केवल पढ़ने से काम नहीं होता। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम किसी बात को अगर सुने तो हमको समझ में आता है, हम देखें तो हमको समझ में आता है, और यदि हम उसको लिखें बच्चों तो हमको और अच्छे से समझ में आता है, और यदि हम उसको खुद से बोलें तो माशाअल्लाह समझ तो बहुत अपरंपार हो जाती है। तो बच्चों आप लिखने की आदत डालिए, भले आपके समक्ष लिखा हुआ हो, लिखा हुआ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। भाई वीडियो लेक्चर का यही तो फ़ायदा है ना, कि अपने को सुनने को चाहे जब मर्जी, रात को 2 बजे मर्जी हुई, कंप्यूटर ऑन किया, चालू, काम कर दिया भैया। तो ये इसका एक बेनिफिट है।
एनीवेज, सो बच्चों ये अभी आपके पास में क्या है, जेड स्टार, इनके बारे में बात करी हम लोगों ने कि हमने जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो सिग्मा कम हो गया, जेड स्टार बढ़ गया, और यदि बच्चों मैंने एटम में इलेक्ट्रॉन मिला दिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, शील्डिंग बढ़ गई, और शील्डिंग बढ़ जाने से साहब जेड स्टार कम हो जाता है। तो आपने यहाँ पर एक और बात अभी अच्छी देखी बच्चों कि अगर वो 1s का है तो वो 0.30 के बराबर इफेक्ट का रिपल्शन ऑफर करेगा, बशर्ते वो सेम ऑर्बिट का हो। भीतरी का होगा तो फिर तो वो 0.85 या 1 जो होता है वही। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक और बात बताता हूँ। अभी हम लोगों ने जो बात करी बच्चों वो बिल्कुल नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में बात करी, लेकिन अगर मैं एक ट्रांजिशन एलिमेंट लेता हूँ बच्चों, मैं लिथियम, यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं लिथियम नहीं, लिथियम तो अल्कली मेटल है, मैं लेता हूँ जिंक। जिंक बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 30। या मैं आपको इवन अभी हम जिंक पर कहाँ जाएं, हम बात करते हैं साहब स्कैनेडियम की। यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, स्कैनेडियम, स्कैनेडियम हुज एटॉमिक नंबर इज 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद में बच्चों 4s2 और 3d1, ऐसा कुछ होगा बच्चों। अब यदि मैं इसे अभी जो स्लैटर रूल लिखा था हमने बच्चों, उस स्लैटर रूल के हिसाब से लिखना चाहूँ तो देखिए 1s2 ये लीजिए, और फिर बच्चों ये 2s2 2p6, और फिर गौर कीजिए अभी यहाँ पर बच्चों ये 3s2 3p6 ये लीजिए, और फिर बच्चों इसके बाद में 3d1, और फिर क्या बच्चों 4s2, ये है कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों इसका। होप आपको बात खोपड़ी में आई है। हमने जो ऑर्डर था बच्चों स्लैटर रूल का वो ये था, 3D पहले आता है और 4s बाद में आता है। अभी लिखा था आप लोगों ने 3D पहले आता है बच्चों और 4s बाद में आता है। अब यदि बच्चों मैं इस आधार पर मैं इस 3D के इलेक्ट्रॉन पर कितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो निकालना चाहता हूं, तो जरा गौर कीजिएगा बच्चों, अब कुछ और काम की बात आएगी। हमने क्या देखा कि सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो कितना रिपल्शन ऑफर करते हैं, वो कितना रिपल्शन ऑफर करते हैं, वो रिपल्शन ऑफर करते हैं बच्चों 0.35, वो 0.35 बताते हैं, यही कुछ आप लोगों ने पढ़ा। और पेनल्टी मेट के होते हैं तो वो 0.85, और उससे पहले के होते हैं तो 1। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगी बच्चों कि इस केस में क्या होगा, हाँ इस 3D वाले पर इलेक्ट्रॉन पर भाई सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मैं एक्चुअली यहाँ पर निकाल रहा हूँ बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट जो निकाल रहा हूँ बच्चों, वो निकाल रहा हूँ मैं 3D के इलेक्ट्रॉन पर। तो स्लैटर रूल का एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये बच्चों कि जब आप जो ऑर्डर आपने जो लिखी है उसमें जो भी शील्डिंग आएगी वो जिस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात कर रहे हो उससे पहले के कारण आएगी, उससे बाद वाले के कारण नहीं आएगी। ये एक बहुत काम की बात बच्चों, जो मैंने आपको समय नहीं बताई थी, समय जरूरत नहीं थी, अब हमको जरूरत पड़ रही है। सिस्टमेटिक चलेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं उस बुकिश भाषा में पढ़ाना पसंद नहीं करता। और कितनी शील्डिंग आएगी ये भी हमको देखना है भाई। पहली बात तो शील्डिंग हमको देखनी है 3D पर, और 3D पर जो शील्डिंग देखनी है बच्चों वो 4s के कारण तो नहीं आएगी। कितनी आएगी हम वो देखें तो देखिए बच्चों, ये जो है ये माना मैंने कि ये भी थर्ड ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट और ये भी थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन D से पहले वाले जितने भी होंगे बच्चों, D से पहले वाले या F से पहले वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब के कारण जो शील्डिंग आती है बच्चों वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगी। अर्थात यहाँ पर देखिए 2 6 8 और 2 10 और 2 12 और 8 और 8 16 सॉरी और 2 18। तो यहाँ जो शील्डिंग आएगी बच्चों वो 18 इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगी, और 18 इंटू 1 करेंगे 18 इंटू 1। एज सच सेम ऑर्बिट के होते हैं तो 0.35 बताते हैं, पेनल्टी मेट के होते हैं तो 0.85 बताते हैं, और उससे भीतर के 1 बताते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 3D1 की बात कर रहा हूँ, तो 3D1 के इलेक्ट्रॉनों पर जो शील्डिंग आएगी बच्चों वो पूरे इन सभी इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगी, और वो 1 के बराबर ही आएगी। एक्चुअली D से पहले वाले जो होते हैं बच्चों या F से पहले वाले जो होते हैं वो हमेशा 1 के बराबर ही शील्डिंग दिखाते हैं, तो 18 इंटू 1। अब ये तो हो गया बच्चों इसका सिग्मा, और यदि इसका जेड स्टार निकाला जाए तो वो कितना होगा बच्चों 21 माइनस 18 यानी कितना 3।
और उदाहरण लेते हैं, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये लीजिए, मैं काम करता हूं बच्चों, मैं लेता हूं वेनेडियम। मैं एग्जांपल के तौर पे बच्चों वेनेडियम के बारे में बात करता हूं। वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, 23। एटॉमिक नंबर होगा 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2। मैं स्लाइटर रूल के हिसाब से चल रहा हूँ, 1s2। उसके बाद में बच्चों 2s2 2p6 है, और फिर बच्चों आगे जो है 3s2 3p6 है, और उसके बाद में बच्चों ये है 3d3, और फिर क्या बच्चों, अब 4 है 4s2 उसके बाद में। करेक्ट। अब क्या करना है हमको निकालना है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दिस 3d। तो अब इस 3d पर कितना होगा बच्चों, दैट यू सी। अभी देखिए, ये जो इसमें 3d3 में पहली बात तो ये कि उसके राइट साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल इन द प्रोसेस ऑफ शील्डिंग। अब 3d3 में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेंगे, तो जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो कितनी शील्डिंग करेंगे, 0.35। और उससे पहले के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं बच्चों वो सारे के सारे 1 के बराबर। ये नहीं कि सर ये दोनों ये जो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो थर्ड ऑर्बिट के हैं, ये भी थर्ड ऑर्बिट का है, इसलिए शील्डिंग 0.35 होगी, और सर उससे पहले वाले जो हैं वो 0.85 बताएंगे। नहीं, क्या करेंगे, इस 3d3 पर 2 इलेक्ट्रॉन तो उसी डी के हैं, तो उन्होंने तो 0.35 बताया, लेकिन उससे पहले वाले जितने बच्चों वो सारे के सारे 0.35 के 18 के 1 के बराबर बताएंगे। और इस तरीके से बच्चों जो टोटल शील्डिंग आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 18.70। ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 18.70 आ जाएगी। और इस आधार पर यदि मैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालूं दैट यू विल सी इज 23 माइनस 18.70, ये कुछ आएगा। अच्छा, ये जो मैंने सिग्मा जो लिखा है या जो जेड स्टार जो लिखा है ये मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा बच्चों, 3d के इलेक्ट्रॉन के लिए। दिस इज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन, ये 3d के लिए लिखा है। और बच्चों यदि मैं बात करूं किसके लिए, यदि मैं 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, इन्हीं दोनों के लिए बच्चों मैं 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, तो 4s के इलेक्ट्रॉन पर अगर हम शील्डिंग देखें तो इस एक इलेक्ट्रॉन पर उसके खुद के कारण तो कितनी होगी बच्चों, 0.35, ये लीजिए। और फिर उससे भीतर के जो 18 आपको दिख रहे हैं 2 6 8 और 1 9, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन कितनी शील्डिंग बताएंगे बच्चों, 9 इंटू 0.85। और उससे पहले ये 2 6 8 और 2 10, ये कितनी बताएंगे बच्चों, 10 इंटू 1। होप आपको बात समझ में आई है। एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये स्कैनेडियम है या वेनेडियम है, दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। और मैं यहाँ पर अगर मैं 3d के इलेक्ट्रॉन पर देखूंगा तो वो तो आप देख चुके, लेकिन यदि बच्चों मैं 4s के इलेक्ट्रॉन पर देखता हूँ तो 4s के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग करेगा और वो सेम ऑर्बिट का, इसलिए 1 इंटू 0.35। और फिर ये 1 और 6 8 और 2 9 इलेक्ट्रॉन 0.85 के बराबर शील्डिंग बताएंगे, पेनल्टीमेट है। और उससे पहले के जो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 1 के बराबर शील्डिंग बताएंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि कितनी शील्डिंग आएगी, तो ये बच्चों 0.85 इंटू 9, भाई ये 0.35, और ये जो आपके पास में आ रहा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, 9 5 जा 30 45 हो जाएगा, 4 9 8 जा 72, 7.65, दिस इज 7.65 प्लस 10, ये कुल मिलाकर कितना आ गया बच्चों, दिस यू कैन सी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 18। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, दैट यू कैन सी इज 18। बाई चांस ये भी 18 ही आ रहा है, मैंने मेरे ख्याल से तो कैलकुलेशन सारे सही करे हैं। अगर गलत कर दी हूँ बच्चों तो क्षमा प्रार्थी रहूँगा। बच्चों ये आ गया 10 और ये 7.65 और ये आपके पास में 0.35, ये हो जाएगा 8 प्लस 10 18। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें बच्चों तो इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया 21 माइनस 18 यानी कि 3, इतना आ गया। अब बच्चों यदि मैं यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, यदि मैं इसमें 4s के इलेक्ट्रॉन पर निकालना चाहूँ तो 4s के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कितना आएगा। अब 4s के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कितना आएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तो उसी के खुद ही के ऑर्बिट का है, 1 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू इट्स ओन ऑर्बिट, तो वो बताएगा कितना बच्चों 0.35, ये लीजिए प्लस ये 2 6 8 और 3 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन कितनी शील्डिंग बताएंगे बच्चों, 11 इंटू 0.85, 11 इंटू 0.85 और ये 2 6 8 और 2 10, ये बताएंगे कितने बच्चों 10 इंटू 1,
ये लीजिए। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, ये हम अगर देखें तो ये 0.35 है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस वुड बी इक्वल्स टू 9.35, 9.35 और प्लस 10, ये कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 9.70। मेरे ख्याल से मैंने सही करा है भाई, 11 इंटू 0.85 हो जाएगा 9.35 प्लस 0.35 प्लस 10, और ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा साहब, ये हो गया 10 प्लस 10, सॉरी 9.70 प्लस 10 मतलब 19.70, और इसका जो जेड स्टार आएगा बच्चों, दैट जेड स्टार वुड बी इक्वल्स टू 23 माइनस 19.70 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू 3.30 आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास में एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इलेक्ट्रॉन पर शेडिंग निकाल रहे हैं। आप जो है बच्चों वो 3D के इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं जैसा कि आप ये कर रहे हैं, या फिर आप 4s के इलेक्ट्रॉन पर शेडिंग निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर मैं बच्चों जो स्लैटर रूल है मैं एक बार आपको बताऊं। देखिए स्लैटर रूल में ऑर्डर क्या था बच्चों, 1s था, 1s के बाद में ये फिर 2s 2p, फिर बच्चों ये 3s 3p, फिर बच्चों ये 3D है, और फिर बच्चों ये 4s 4p है, फिर बच्चों यहाँ पर 4D 4f है। अब ये जो रूल है बच्चों, अगर मैं इस रूल के सारे पॉइंट्स अगर आपको बताऊं तो पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग होगी वो उसके पहले के इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, एक तो उसके खुद के और उसके पहले के, उसके बाद के इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद के इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होगी। जैसे आपने जब 3D1 पे निकाला तो शील्डिंग आई सिर्फ उससे पहले के इलेक्ट्रॉनों के कारण, उसके बाद वाले के कारण नहीं आई। जैसे यहाँ पर भी इस 3D3 पर निकाला तो उसके बाद के इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं, पहले का आई, एक बात। और दूसरी बात जो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में आई है वो है कि जो अगर सेम ऑर्बिट का होता है तो वो 0.35 बताता है, पेनल्टीमेट का होता है तो वो 0.85 बताता है, किंतु परंतु यदि वो बच्चों D या F का है तो उससे पहले वाले जितने भी होंगे, फिर वो सेम ऑर्बिट के हों या पेनल्टीमेट के हों या प्री पेनल्टीमेट के हों, वो सब 1 के बराबर ही रिपल्शन बताएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमने उदाहरण के तौर पर इनको देखा। मेरे ख्याल से मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, आपको पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये बच्चों कॉपी कर लीजिएगा, और मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अभी बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, जिंक के लिए और कर लेते हैं। चलिए, जिंक भी आपको पता है बच्चों, जिंक इज आल्सो अ ट्रांजिशन मेटल, और वो ट्रांजिशन मेटल है बच्चों जिंक जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्लैटर रूल से बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर बच्चों 3d10 और बच्चों क्या 4s2। ये लीजिए, कुछ ऐसी कहानी हमारे समक्ष आती है बच्चों। ये जिंक है और आपने इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर, सॉरी अभी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब बच्चों यदि मैं 3D के लिए मैं अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा निकालना चाहूँ तो एक काम करिए, एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करके बच्चों 3D और 4s के लिए खुद से निकालिए, थोड़ी रियल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए अभी मैं अगर 3D के लिए करना चाहता हूँ बच्चों तो सिग्मा क्या होगा। पहली बात तो ये कि इस 3D के इलेक्ट्रॉन पर बाद का 4s, नो स्क्रीनिंग विल बी ऑफर्ड, नो शील्डिंग वुड बी ऑफर्ड। अब इन 10 इलेक्ट्रॉनों में से 9 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद ही के हैं, तो वो तो 9 इंटू 0.35 बताएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंगिंग टू इट्स ओन ऑर्बिट, तो वो तो 9 इंटू 0.35 बताएंगे। प्लस ये 8 और 8 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 18। दीज 18 इलेक्ट्रॉन विल ऑफर द रिपल्शन ऑफ 1। आई रिपीट बच्चों, ये 3D10 जो है हमारे पास में, इन 3D10 में से 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर 9 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बताएंगे। कितना बताएंगे 9 इंटू 0.35, सेम ऑर्बिट के हैं तो वो 0.35, और 18 इलेक्ट्रॉन उससे पहले के हैं तो वो 1। तो अब ये हो जाएगा बच्चों 3.15, तो ये हो जाएगा बच्चों 21.15। और यदि मैं इसका जेड स्टार निकालना चाहूँ तो बच्चों वो कितना होगा, दैट इज 30 माइनस 21.15। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देन यू विल सी दिस इज इक्वल टू 8.85। एक बात बच्चों, ये तो आपने किस पे करा, अभी आपने करा 3D पर, और अब अगर बच्चों मैं एक काम करूं, इसी के 4s पर निकालूं तो 4s पर कितनी शील्डिंग आएगी। अब 4s पर जो शील्डिंग आएगी बच्चों दैट इज इक्वल टू कितनी भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद ही के ऑर्बिट का है तो वो 0.35 बताएगा।
एक इलेक्ट्रॉन उसके खुद ही के ऑर्बिट का बच्चों तो वो 0.35 बताएगा। और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो पेनल्टी मेट के हैं, तो 18 इंटू कितना 0.85, ये 18 इलेक्ट्रॉन उसके भीतर के, और उससे भीतर की ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 10 इंटू 1। तो इस बेसिस पर अगर हम सॉल्व करें बच्चों, इस बेसिस पर हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे कि कुल मिलाकर कितना रिपल्शन आ रहा है, चलिए 0.85 इंटू 18, 18 5 जा 90, 9 आएगा बच्चों, और 18 8 जा 144, 144 प्लस 9 कितना, 144 प्लस 9 हो जाएगा 153, तो दिस वुड बी 15.30। होप आई हैव मेड ऑल द कैलकुलेशंस करेक्ट। 18 5 जा 90, 0 9 रिमाइंडर बच्चों, 18 8 जा 144 प्लस 9 153, तो बच्चों ये 15.30 मतलब 15.65 हो गया, प्लस 10 हो गया, मतलब कितना हो गया बच्चों, दिस यू कैन सी इज 25.65, 25.65। होप मैंने कैलकुलेशन सही करे हैं बच्चों। और जेड स्टार के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 माइनस 25.65। ये लीजिए बच्चों 25.65, इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे बच्चों देन यू विल सी इट इज इक्वल्स टू 4.35। सो दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफर्ड टू द 4s इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव 4s के इलेक्ट्रॉन पर इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया और 3d के इलेक्ट्रॉन पर इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया। अब इस बात से एक बात समझ सकते हैं बच्चों कि 3d और 4s में से ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन किसका आ रहा है, 3d का आ रहा है। देखिए आप 3d इज अट्रैक्टेड मोर पावरफुली, मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ 4s। मतलब ये हो गया कि 4s के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है बच्चों वो कम है और 3d के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसीलिए बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बारी आती है, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बारी आती है बच्चों तो हम लोग 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बजाय कि 3d से। मैं आपको बता चुका हूँ जो अबव रूल होता है वो इलेक्ट्रॉनों के एडिशन के लिए होता है, रिमूवल के लिए नहीं। जब रिमूव करने की बारी आई थी बच्चों तो आपने हमेशा 4s से इलेक्ट्रॉन निकाला था और 3d से आपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, यही कुछ हुआ था। और इसी तरीके से बच्चों एक और बात हम समझ सकते हैं, जो पोटेशियम है, पोटेशियम जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं बच्चों, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दो तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए ये लीजिए साहब पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होगा, या फिर मैं अगर बोलूँ तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर बच्चों 4s1, कुछ ऐसी बारी आएगी। अब यदि बच्चों मैं यहाँ पर इस 4s के इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं स्क्रीनिंग देखूँ बच्चों तो स्क्रीनिंग कितनी आएगी, इन 8 इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगी 8 इंटू 0.85 और इन 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगी बच्चों 10 इंटू 1। कुल मिलाकर इतनी स्क्रीनिंग आएगी। और वो अगर मैं निकालूं कितना आ रहा है बच्चों तो 85 इंटू 8 मतलब ये हो जाएगा 40, 8 8 जा 64, 6.80, तो ये हो गया बच्चों कुल मिलाकर 16.80। और इस तरीके से बच्चों जेड स्टार आएगा 19 माइनस 16.80 यानी कि 2.20, कुछ ये आएगा बच्चों। ऐसा हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल भी चुके हैं कि पोटेशियम पर कितना आया था। एनीवेज तो ये तो आ गया बच्चों। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों इस तरह से ना लिखते हुए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बच्चों यदि मैं इसे 3d1 कर देता, अगर 3d1 कर देता रेदर कि 4s में इलेक्ट्रॉन भेजने की बजाय 3d में लिख देता बच्चों, तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू स्लैटर्स रूल, अभी 3d से पहले के जितने भी होंगे बच्चों वो सब 1 के बराबर शील्डिंग बताएंगे। तो शील्डिंग कितनी आएगी बच्चों इस केस में जो शील्डिंग आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, देखें हम जरा साहब, ये 18 इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगी 18 इंटू 1 यानी कि 18। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा 19 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें तो वो कम आ रहा है, 3d पर कम आ रहा है और 4s पर ज़्यादा आ रहा है। दैट यू कैन सी भाई 3d पर जो है बच्चों वो कम आ रहा है और 4s पर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। मतलब 4s का इलेक्ट्रॉन इज बीइंग पुल्ड मोर स्ट्रांगली इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ
किसका 3D का। भाई आपने अभी ये जो करा ये किसके लिए करा, ये सब कुछ आपने जो करा बच्चों 4s के लिए करा, और ये जो आपने करा ये किसके लिए करा बच्चों 3D के लिए। तो आप देखिए 4s का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों दैट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली इन कंपैरिजन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बच्चों हम जब इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी आती है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बारी आती है, तो हम पहले 4s में करते हैं बजाय कि 3D के, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ बहुत काम की बात है बच्चों। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है बच्चों, ये तमाम तरह की जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आप लोग डील करेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई प्रॉपर्टी है बच्चों तो वो यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यही पढ़ने को मिलेगी बच्चों। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एक्चुअली हुआ क्या, जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन ऑफर करते हैं, या यूं बोले कि जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच के अट्रैक्शन को कम करते हैं, और इससे हम बोला करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। और इसके बाद में प्रभावी रूप से जितना एटॉमिक नंबर मिल पाता है या न्यूक्लियर चार्ज मिल पाता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और क्या देखा आपने बच्चों, अगर सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 0.35 के बराबर का रिपल्शन ऑफर करेंगे, और अगर भीतरी वाले हैं तो वो 0.85, और उससे भी पहले वाले हैं तो 1 का। और उसमें हमने कुछ लेटर रूल में कुछ ऑर्डर पढ़ा था बच्चों, हमने देखा था कि उसके जो भी आप ब्रैकेट लिख रहे हैं बच्चों, उसके या उसके पहले वाले रिपल्शन ऑफर करते हैं, उसके बाद वाले कोई रिपल्शन ऑफर नहीं करते, बाद वाले कोई स्क्रीनिंग ऑफर नहीं करते। और उसमें भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भी 4s का है और स्क्रीनिंग भी अगर इलेक्ट्रॉन भी 1s का है और स्क्रीनिंग भी 1s के कारण देख रहे हैं तो शील्डिंग 0.30 के बराबर आती है। और स्लैटर्स रूल्स में बच्चों एक बात और है कि अगर आप 3D या आप D वालों के लिए देखते हैं या F वालों के लिए देखते हैं बच्चों, तो फिर उससे पहले वाले एज सच कभी 0.35 या 0.85 बताते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, अगर 3D से पहले कोई भी लेंगे या 4D से पहले वाले जो भी लेंगे, उन सब के कारण जो शील्डिंग आएगी बच्चों वो 1 आएगी। और कुछ कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों कि क्या कारण है कि अगर मुझे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आए तो मैं क्यों 4s से पहले निकालता हूँ, 3D से बाद में क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जेड स्टार है बच्चों वो कम है। दिस इलेक्ट्रॉन इज 4s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो रहा जितनी स्ट्रांगली 3D का हो रहा था। और अगर मुझे पोटेशियम में जब इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी आई, एक्चुअली यहीं से शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान हो, पोटेशियम के बाद से ही शुरुआत हुई थी किसकी, आपके 3D की। यहीं पे जाके 3p6 तक तो ऑर्गन था, हीलियम नियॉन ऑर्गन, यहीं पे जाकर। तो हमने 4s में क्यों रखा, 3D में क्यों नहीं रखा बच्चों, आप देख सकते हैं 4s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और 3D का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता है। और पीरियड में राइट में जाने पर बच्चों जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ता जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। तो हमने ये भी देखा बच्चों यहाँ पर कि राइट में गए तो सिग्मा और जेड स्टार दोनों बढ़ते हैं। जहाँ तक सिग्मा का सवाल है बच्चों वो 0.35 बढ़ता है, और जहाँ तक जेड स्टार का सवाल है बच्चों वो 0.65 बढ़ता है। तो राइट में जाने पर बच्चों सिग्मा और जेड स्टार दोनों इंक्रीज होते हैं, ये आप लोगों ने भी पढ़ा। और एक और बात भी पढ़ी बच्चों, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बच्चों तो सिग्मा तो बढ़ता है, जो सिग्मा है बच्चों दैट इज इंक्रीज्ड, बट जो जेड स्टार है बच्चों दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। जेड स्टार जो है बच्चों वो लगभग सेम रहता है। पहले वाले केस में आपने एक्सेप्शन देखा था, जैसे लिथियम में मेरे ख्याल से जेड स्टार 1.3 था और बाकी सब में वो 2.2 ही आया था बच्चों। और हमने क्या देखा कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब कैटायन बना दिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल देने से जो जेड स्टार है, वो जो सिग्मा है उसमें कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जो रिपल्शन है वो भी कम हो जाएगा, और अगर सिग्मा कम हो गया तो जेड स्टार बढ़ जाएगा। कैटायन बनाने पर सिग्मा कम होता है, जेड स्टार बढ़ता है। एन आयन बनाने पर इलेक्ट्रॉन मिला देंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा, सिग्मा बढ़ जाएगा, और जेड स्टार जो है बच्चों वो कम हो जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं बच्चों, जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा शील्डिंग बताता है, p का कम बताता है, d का और भी कम, और f का बच्चों और भी कम। अगर ऑर्डर ऑफ शील्डिंग के बारे में ही कहा जाए बच्चों तो जो s है वो सबसे ज़्यादा शील्डिंग बताएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। इसको दूसरी भाषा में एक और बात भी कही जाती है बच्चों, हम इसे पेनेट्रेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल दिस इज अ पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट क्या बच्चों, S इज मोर क्लोजली पेनेट्रेटेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ P, और D और दूर होता है और F और दूर होता है। भाई S ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, P ऑर्बिटल डम्बल्ड होता है, D डबल डम्बल्ड होता है, F
कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ, बड़ा सिंपल सी बात। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन बताता है बच्चों, एस, क्योंकि एस नाभिक के सबसे पास में है और नाभिक के सबसे पास में होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी बच्चों तो फिर शील्डिंग भी ज़्यादा होगी। और पी में थोड़े थोड़े दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होने से बच्चों पी में शील्डिंग कम आएगी और डी की शील्डिंग ज़्यादा आएगी और एफ की शील्डिंग और भी ज़्यादा कम आएगी। सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन करता है, एस, उससे कम पी, उससे कम डी और उससे भी कम बच्चों एफ। आप देखो ना, मतलब यूं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर ऑफ शील्डिंग है बच्चों। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझिएगा, प्रश्न बना करते हैं खासतौर पे ऑब्जेक्टिव्स में थोड़े से कंफ्यूज करने लायक होते हैं। एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा शील्डिंग करता है, एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा शील्डिंग करता है, पी ऑर्बिटल शील्डिंग करता है कम। क्यों? क्योंकि एस में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा। पी में शील्डिंग कम होगी, डी में शील्डिंग और कम होगी और एफ में शील्डिंग और भी कम होगी। सबसे ज्यादा शील्डिंग किसमें होगी बच्चों, एस, एस सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा, पी सब उससे कम शील्डिंग कर पाएगा, डी उससे भी कम और एफ उससे भी कम। लेकिन अगर अब यूं बोला जाए कि किसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी, अभी उल्टा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग। एस ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है, पी की कम है, डी की कम है और एफ की और भी कम है। लेकिन अगर ये बोला जाए विच कैन इजीली बी शील्डेड, तो सबसे ज्यादा इजीली हम किसको शील्ड कर सकते हैं बच्चों, एफ को। एफ को हम सबसे ज्यादा शील्डेड कर सकते हैं, एफ की शील्डिंग सबसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि देखो आप डी से पहले वाले जितने भी हैं वो सब 1 के बराबर शील्डिंग बताते हैं। सो आई कैन से एफ विल बी मोस्ट इजीली शील्डेड क्योंकि उससे पहले वाले जितने भी बच्चों उन सबकी शील्डिंग पावर ज्यादा है। डी कैन बी लेस इजीली शील्डेड, पी कैन बी लेस इजीली शील्डेड और एस उससे भी कम शील्ड करेगा। भाई आप फिर से समझिए, एस की शील्डिंग करने की पावर सबसे ज्यादा है और एफ की शील्ड करने की पावर सबसे कम है, लेकिन एफ कैन इजीली बी शील्डेड क्योंकि एफ से पहले जितने भी हैं भैया उनकी शील्डिंग पावर ज्यादा है। तो प्रश्न दो भाषाओं बनते हैं, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग किसकी शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा, एस की, सबसे कम किसकी, एफ की, और कौन सबसे ज्यादा आसानी से शील्डेड हो सकता है तो वो एफ है बच्चों, और कौन सबसे कम आसानी से शील्डेड हो सकता है तो वो एस है बच्चों।